वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत की जनगणना, ठीक है, जो कि आपके सारे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपका यूपी PCS का एग्ज़ाम हो या फिर बिहार PCS हो, इसके अलावा आपके राजस्थान PCS हो गया, आपका ROARO का एग्ज़ाम हो गया, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कुल जनसंख्या भारत की, ठीक है। इसमें भारत की कुल जो जनसंख्या है उसमें ग्रामीण देखा जाए तो ये है 68.9% और शहरी अगर देखा जाए तो 31.1% है, ठीक है। जिसमें पुरुष जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में 68.6% और शहरी क्षेत्रों में 31.4% हैं और महिला ग्रामीण क्षेत्रों में 69.1% और शहरी क्षेत्रों में 30.9% हैं, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है 10 की वृद्धि दर के बारे में 2001 से लेकर के 2011 के बीच में। तो कुल व्यक्ति की मतलब कुल ग्रॉस देखा जाए तो 10 की वृद्धि है भारत की 17.7%, ठीक है। और जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 12.3% है और शहरी क्षेत्रों में 31.8% है। ये 17.7% इम्पॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा कि भारत की 10 की वृद्धि दर अगर पूछी जाएगी तो आंसर होगा 17.7%, ठीक है। अब वहीं पुरुषों में पूछा जाए वृद्धि दर तो 17.1% है और महिलाओं में वृद्धि दर जो है वो 18.3% है, ठीक है। अगर पुरुषों में ग्रामीण शहरी देखें तो पुरुष देखिए ग्रामीण में वृद्धि दर है 12.1% और शहरी क्षेत्रों में है 29.9% और वहीं महिलाओं की ग्रामीण क्षेत्रों में है 12.5% और शहरी क्षेत्रों में 34.4%, ठीक है। तो ये तो हो गया 10 की वृद्धि दर। अब देखिए देख लेते हैं 0 से 6 वर्ष की जो आयु समूह है यानी शिशुओं की जनसंख्या। तो कुल जो जनसंख्या है देश में वो है 13.6%, ठीक है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 14.6% और शहरी क्षेत्रों में 11.5% होती है, ठीक है। आगे ये देख लीजिएगा कि पुरुष जो हैं पुरुषों की मतलब 0 से 6 आयु समूह में जो भी बालक हैं पुरुष हैं उनकी 13.8% हैं वो और महिलाएं जो हैं वो 13.4% हैं। अगला इम्पॉर्टेंट सवाल जो बनता है एग्ज़ाम में कि इसमें देखिए शिशु लिंगानुपात, यानी शिशु लिंगानुपात में देखिए पहले कितने से कितने आयु के वर्ष के बच्चे होते हैं, वो होते हैं 0 से लेकर के 6 वर्ष की आयु समूह, ठीक है, शिशु लिंगानुपात में। जिसमें से शिशु लिंगानुपात अगर ग्रॉस पूछा जाए कुल पूछा जाए तो ये है 919 प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है। और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात 923 है और शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात 905 है, ठीक है। अब अगला आता है साक्षर जनसंख्या। साक्षर जनसंख्या की बात करें तो हमारे देश की कुल साक्षरता दर है 73%, ठीक है, जो कि पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% और महिलाओं की साक्षरता दर है 64.6%। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की अगर साक्षरता दर देखें तो 67.8% है और शहरी क्षेत्रों की साक्षरता दर जो है 84.1% है। अगला टॉपिक आता है आपका अनुसूचित जाति की, ठीक है। अनुसूचित जाति की संपूर्ण जनसंख्या। भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 16.6% है, ठीक है, जिसमें 16.6% पुरुष और 16.7% महिलाएं हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जो संख्या है वो 18.5% है और शहरी क्षेत्रों में 12.6%। अब इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति पर आते हैं। तो देखिए भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जो है वो अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 11.3% और शहरी क्षेत्रों में 2.8% हैं। अगर वहीं अनुसूचित जनजातियों के पुरुषों को देखें तो वे कुल जनसंख्या का 8.4% हैं और महिलाएं 8.8% हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुल श्रमिक देख लेते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर परसेंटेज ही पूछा जाता है, इससे जो भी श्रम सहभागिता है उसकी दर पूछी जाती है,
ठीक है। तो कुल जो व्यक्ति हैं, कुल व्यक्ति, ठीक है, तो ये हैं 39.8%, ठीक है। श्रम सहभागिता दर की हम बात कर रहे हैं। कुल श्रमिकों की श्रम सहभागिता दर जो है 39.8% है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 41.8% और शहरी क्षेत्रों में 35.3% पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में सीमांत श्रमिकों के बारे में। ऐसे देख लीजिए, सब देख लीजिए। मुख्य श्रमिकों की अगर बात करें, मुख्य श्रमिकों की अगर बात की जाए तो ये देखिए मुख्य श्रमिक, तो ये देखिए ये हैं कुल 75.2%, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 70.5% और शहरी क्षेत्रों में इनका हिस्सा 87.6% है। सीमांत श्रमिक आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसको इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए। इसमें देखिए कुल जो सीमांत श्रमिक हैं, इनका कुल श्रमिकों में जो हिस्सा है वो 24.8% का है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 29.5% पाए जाते हैं और शहरी क्षेत्रों में 12.4%, ठीक है। आगे इसमें पुरुषों की अगर भागीदारी देखा जाए तो 17.7% है और महिलाओं की अगर भागीदारी देखें तो 40.4% है, ठीक है। तो एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा आप कि अगर आपका पूछा जाए मुख्य श्रमिक में ध्यान दीजिएगा कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से कम हैं। वहीं सीमांत श्रमिकों में अगर पूछा जाएगा तो महिलाओं की संख्या कहीं ज़्यादा है पुरुषों से। ये स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सीमांत श्रमिक जो कि 3 से लेकर के 6 माह तक श्रमिक वो प्रदान करते हैं, इनका कुल सीमांत श्रमिकों में हिस्सा जो है ये 81.3% है, जिसमें पुरुष 82% पे, महिलाएं 80% पे, ठीक है। 3 माह से कम वालों को अगर देखा जाए तो इसमें कुल जो हिस्सा है वो 18.7% का है, ठीक है। देखिए सीमांत श्रमिक आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक 3 से लेकर के 6 महीने वाले और 3 महीने से कम वाले, मैंने सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया कि मतलब आइडिया आपको हो गया होगा, ठीक। अब देख लेते हैं कुल कृषक, ठीक है। कुल कृषकों की अगर बात की जाए तो कुल श्रमिकों में इनका हिस्सा है 24.6% का, ठीक है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 33% और शहरी क्षेत्रों में 2.8% है, ठीक है। जिसमें पुरुष जो हैं 24.9% है और महिलाएं जो हैं वो 24% हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक श्रमिक भी देख लीजिए। औद्योगिक श्रमिकों की अगर बात की जाए तो इसमें देखिए कुल श्रमिकों में हिस्सा इनका 3.8% का है, जिसमें पुरुष 2.9% और महिलाएं 5.7% की हिस्सेदारी है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना को कंपेयर कर लेते हैं 2001 और 2011 से, ठीक है। तो इसमें देखिए जनसंख्या 2011 में हो चुकी है 1210.8, ठीक है, करोड़, ठीक है। डिफरेंस देख लीजिएगा, कम वैसे ये पूछता है, 10 की वृद्धि में अंतर पूछता है। अभी 2011 में ये है 17.7% और 2001 में थी 21.54%, तो 10 की वृद्धि क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है। औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर प्रतिशत में तो 2011 में 1.64% और 2001 में 1.97% थी, ये याद कर लीजिएगा। औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर, क्योंकि देखिए आपके एग्ज़ाम में बार बार 10 की वृद्धि दर पूछ चुका है, ये काफ़ी कम पूछा गया है, तो 1.64 याद रखिएगा। भारत का जो जनघनत्व है वो अभी 382 है और 2001 में 325 था। भारत का लिंगानुपात जो है वो अब 943 है, 2001 में 933 था, तो इसमें 10 की वृद्धि हुई है। आगे शिशु लिंगानुपात जो कि 0 से लेकर के 6 वर्ष के बीच में देखा जाता है, वो अभी 2011 में 919 है, 2001 में 927 था, ठीक है। अभी इसमें ऋणात्मक वृद्धि हुई है। साक्षरता दर जो है भारत की अभी 73% है और 2001 में 64.8% थी। ग्रामीण साक्षरता दर याद रख लीजिएगा 67.8% है, वहीं शहरी साक्षरता दर 84.1% है। पुरुषों की साक्षरता दर जो है भारत में 80.90% है और वहीं महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो 64.60% है। अब भारत में शहरी जनसंख्या पूछा जाता है, काफ़ी कम है, वो है 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 68.8% है। अब जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों की रैंक देख लीजिए, ठीक है, जो कि
2001 से 2011 का कंपैरिजन भी किया है। दोनों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, बिहार तीसरे स्थान पर, पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर, आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पर। अंतर हुआ है छठे स्पॉट में। 2001 में तमिलनाडु जनसंख्या के आधार पर 6वें स्थान पर था, अभी मध्य प्रदेश है 2011 में। ठीक, तो बस ये अंतर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स देख लेते हैं जनगणना के संबंध में। तो इसमें देखिए, रोमन साम्राज्य में जनगणना के प्रमाण जो हैं वो कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में पाया जाता है। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है 321 से लेकर के 296 ईसा पूर्व, इसमें राज्य की आर्थिक गतिविधियों के आकलन के लिए जनगणना के आंकड़ों की उपयोगिता को बताया गया है अर्थशास्त्र में। इसी तरह आईने अकबरी है, जिसके राइटर अबुल फजल हैं, इसमें भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया जनगणना के बारे में कहाँ कहाँ उल्लेख मिलता है। एक तो रोमन का है कैडेस्ट्रल सर्वे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हुआ, अबुल फजल का आईने अकबरी हुआ, इसमें जनगणना के बारे में बताया गया है, इसकी उपयोगिता को बताया गया है। अब देखिए, आधुनिक पद्धति और व्यवस्थित ढंग से पहली बार जनगणना जो है वो 1749 में स्वीडन में द्वारा कराई गई थी। और ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और हर 10 वर्ष के अंतराल वाली यानी प्रेजेंट टाइम की तरह जनगणना जो है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। ठीक है, तो इसी लाइन में देखिए आपके 3 सवाल बन गए। एक तो पहली बार जनगणना कब हुई? 1749 में स्वीडन में। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। और वर्तमान समय की तरह हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कब हुई? तो ये 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई। ठीक है, तो इसी तरह अगर देखा जाए तो 1872 में जो जनगणना हुई उसको भी अगर इंक्लूड कर लें तो अभी तक भारत में 15 जनगणना हो चुकी है। ठीक है, 2011 वाली जनगणना जो है वो 15वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की अगर बात की जाए तो ये 7वीं जनगणना है और 21वीं शताब्दी की ये दूसरी जनगणना है। ठीक है, अब 15वीं जनगणना का नारा क्या है? ये है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। याद रखिएगा, 2011 का नारा क्या है? ये है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना जो है ये किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो ये जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जाता है कि किस दशक में निरक्षरों की संख्या में सबसे ज़्यादा कमी हुई? तो ये था 1991 से लेकर के 2001 का दशक। ठीक है, अब देखिए, हम लोग शिशु लिंगानुपात के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, जिसको CSR कहा जाता है। तो ये होता क्या है? ये होता है कि 0 से 6 वर्ष के आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या, यानी 0 से 6 वर्ष की 1000 पुरुषों पर 0 से 6 वर्ष की स्त्रियाँ। ठीक है, ये होता है आपका शिशु लिंगानुपात। ठीक है, साक्षरता मापन दर जो है 7 वर्ष और उससे अधिक है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। शिशु लिंगानुपात मापा जाता है 0 से लेकर के 6 वर्ष और साक्षरता देखी जाती है 7 वर्ष और उससे अधिक पर। ठीक है, आगे, भारतीय जनसंख्या अपने संक्रमण के 3 अवस्था, तृतीय अवस्था यानी 1951 से लेकर के 1981 के दशकों में यहाँ पे अत्यधिक तेज़ वृद्धि जो जनसंख्या की हुई है। ठीक है, इसी समय को, इसी दशक को बोला जाता है जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, 1951 से 81। इसमें देखिए, 15वीं जनगणना 2011 में इसके मध्य 10 की जनसंख्या वृद्धि दर प्रति व्यक्ति के रूप में 17.7% है। ठीक है, अब उसमें क्या है? ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 12.3% और नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर है 31.8%। ठीक है, अगला एक और चीज़ पूछा जाता है कि 2011 की जो जनगणना हुई उसमें प्रगणना की प्रश्नावली में कितने सवाल थे? तो याद रखिएगा, उसमें कुल 29 प्रश्न थे जनगणना से संबंधित। ठीक है, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2 जिले। तो सबसे नंबर 1 पर है अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी के कुरुंकुमे, और यमन 77.15% का। अरुणाचल प्रदेश का कुरुंकुमे है जहाँ पे 111.01% की वृद्धि हुई। वहीं पुदुचेरी का यमन है 77.15% की। ये 2 जिले हैं। और वहीं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले अगर ज़िले देखें तो नागालैंड के 2 जिले हैं, एक तो
लांगलेंग है, निगेटिव वृद्धि है -58.39%, और वहीं किफरे है -30.50% के साथ। ठीक है, तो सर्वाधिक जिले आपने देख लिया। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है कुरुंकुमे और यमन में, और वहीं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है लांगलेंग और किफरे में। ठीक है, 2011 की अंतिम जो जनगणना है उसके अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जहां 943 थी, वहीं चीन में ये अनुपात 2011 के समय में 926, अमेरिका में 1025, इंडोनेशिया में 988, ब्राज़ील में 1042, पाकिस्तान में 943, बांग्लादेश में 1167, रूस में 1055 और जापान में 987 और नाइजीरिया में 978 है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आपके एक सवाल आया था कि जब भारत की 2011 वाली अंतिम जनगणना रिपोर्ट आई थी तो किस देश का जो लिंगानुपात था वो भारत के बराबर था। ऑप्शन में दे दिया था पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, जापान। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब हमारी अंतिम जनगणना की रिपोर्ट आई थी 2011 में तो प्रति 1000 पुरुषों में 943 स्त्रियां थी भारत में। वही सेम लिंगानुपात था पाकिस्तान का। पाकिस्तान का भी लिंगानुपात जो था वो 943 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश का जो कानपुर और लखनऊ शहर, ठीक है, ये 1971 में और 1981 में भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख ही शहर बने थे। ठीक है, कानपुर बन गया था 10 लाख ही 1971 में और लखनऊ बन गया था 1981 में। ठीक है, अगला एक सवाल आता है TFR से कि प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर यानी TFR कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 2.1। आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार अगर शिशु लिंगानुपात न्यूनतम देखा जाए तो ये हरियाणा है। हरियाणा में कुल शिशु लिंगानुपात भी न्यूनतम है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का भी लिंगानुपात न्यूनतम है। ठीक है, वहीं उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है और उत्तर प्रदेश वहीं शहरी जनसंख्या के मामले में सेकंड है। ठीक, विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विकास 2018 के अनुसार देखा जाए तो विश्व की कुल जनसंख्या का 55% जो है वो शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। ठीक है, अब समुदायों की अगर बात कर लें तो देखिए सिख समुदाय है भारत में जिसका लिंगानुपात सबसे कम है। और 2011 की ही जनगणना की हम बात कर रहे हैं, इसके अनुसार जो बिहार राज्य है इसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद 2001 से लेकर के 11 की अवधि में ये हम बता चुके हैं पहले भी कि जो 10 की वृद्धि दर है वो 17.70% है। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का 16.51% है। बिहार राज्य में साक्षरता दर सबसे कम, केरल राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक। ठीक है, देखिए जनसंख्या का जो पिरामिड है ये पूछा गया है कि कौन सा आयु समूह है जो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। आश्रित आबादी ये है 0 से लेकर के 14 वर्ष का आयु समूह। आश्रित आबादी है ये दूसरों पर डिपेंड होती है। ठीक है, 0 से लेकर के 14 वर्ष का आयु समूह। ठीक, आगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इसमें देखिए लक्षद्वीप की अगर बात की जाए तो यहाँ पे स्त्री साक्षरता जो है वो उच्चतम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। ठीक है, भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या है। ठीक है, और वहीं भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस प्रदेश की है? उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे शिशु लिंगानुपात 972 है। न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। ठीक है, भारत में लिंगानुपात 943 है, ये हम देख चुके हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। भारत की साक्षरता 73% है, सबको पता है। वहीं सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाले राज्य की अगर बात करें तो ये सोनभद्र है। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अगर सब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और वहीं ग्रामीण जनसंख्या
सबसे ज़्यादा निवास करती है उत्तर प्रदेश में। हम कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश होगा आंसर, और प्रतिशतता की अगर बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश होगा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है, देख चुके हैं हम लोग। अनुकूलतम जनसंख्या वो है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। बिहार में महिला साक्षरता 51.5% है, ठीक है। 2001 की अगर जनगणना देखा जाए तो भारत की सकल प्रजननता दर जो है वो 2.4 है, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी और सबसे कम क्षेत्रफल वाला हापुड़ है। सबसे ज़्यादा साक्षर जो हैं वो जैन धर्म के लोग हैं भारत में। भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से लेकर के 6 वर्ष तक 919 है। समान जनसंख्या घनत्व को दर्शाने वाली जो रेखा है इसको आइसोपाइकनिक कहते हैं, ठीक है। पहली जनसंख्या नीति भारत में 1976 में आई थी, फिर 2000 में आई थी, ठीक है। जनसंख्या स्थिरता कोष की बात करें तो इसको 2004 से लेकर के 2005 में बनाया गया, लेकिन 2019 में इसको बंद कर दिया गया। और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है ये 2000 में बना, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके एकदम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट सारे जनसंख्या के बारे में। ये कुछ इम्पॉर्टेंट लिस्ट हैं, इसको देख लीजिएगा, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मैंने ये देखे, पहले ये देख लेते हैं इसको। दशकीय वृद्धि, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य। नंबर 1 पर है मेघालय, ठीक है। वृद्धि दर की हम बात कर रहे हैं यानी प्रतिशतता की। मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, बिहार, फिर मणिपुर और फिर आता है जम्मू कश्मीर। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि की अगर बात करें तो नागालैंड है, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुई है दादर और नगर हवेली में, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर की अगर बात करें तो लक्षद्वीप है, ठीक है, सबसे कम। एक कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए कि 2001 से लेकर के 2011 में 18.2 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है, और औसत वार्षिक वृद्धि दर जो रही है वो 1.64% रही है। 1911 से लेकर के 1921 में 10 की वृद्धि दर -0.31% रही है, और औसत वार्षिक वृद्धि -0.03% रही है। 1921 के बाद जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी, इसलिए 1921 को जनसंख्या में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि 24.8% जो है वो 1961 से लेकर के 1971 में हुआ, ठीक है। और 1951 से लेकर के 1981 के दशक को महान विस्फोटक काल कहा जाता है, ठीक है। ये तो सारे फैक्ट हो गए जनसंख्या वृद्धि से संबंधित, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हाँ, ये एक चीज़ रह गई आपकी जनसंख्या, ठीक है। 9 गठित राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या झारखंड में और सबसे कम उत्तराखंड में है, ठीक है। अब वहीं जनसंख्या में शीर्ष 5 राज्य उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तेलंगाना के बाद जो है वो आंध्र प्रदेश 10वें स्थान पर है। अभी हम 2011 की ये बात कर रहे थे। न्यूनतम जो है वो सिक्किम है, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या के मामले में 3 केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष वाले अगर देखें तो दिल्ली है, पुदुचेरी और चंडीगढ़, और न्यूनतम की बात करें तो लक्षद्वीप है, ठीक है। देश में न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 ज़िले, एक है दिबांग घाटी और अंजाव, जो कि दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 ज़िले महाराष्ट्र है, ठाणे है महाराष्ट्र का, और पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना है, ठीक है। ये जनसंख्या के बारे में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या घनत्व के बारे में देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व जो है वो 2011 में 382 है, जो कि 2001 में 325 था, जिसमें शीर्ष 5 राज्य में बिहार है, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी और हरियाणा। याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश 4थे स्थान पर है। और वहीं न्यूनतम 5 राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, जिसमें कई बार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भी पूछा गया है, तो ये है 17, ठीक है। शीर्ष केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो दिल्ली है, और वहीं न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला देखें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली है, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चेन्नई। फिर उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी है,
अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में 1 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व। और जम्मू कश्मीर के सांबा में 2 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात शीर्ष 5 राज्यों की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय। टॉप पे केरल है, ध्यान दीजिएगा। न्यूनतम 5 राज्यों में हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और यूपी, ठीक है। शीर्ष केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी है और न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीव है, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात अगर बात की जाए अभी तक 1981 से लेकर के 1991 के बीच में, जो कि 927 था, ठीक है। और जिलेवार उच्चतम लिंगानुपात माहे पुदुचेरी और उत्तराखंड के अल्मोड़ा में, और वहीं निम्नतम लिंगानुपात दमन दीव के दमन में और लद्दाख के लेह में, ठीक है। अब शिशु लिंगानुपात की बात कर लेते हैं, जो कि 2011 के अनुसार 919 था। शीर्ष 5 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मेघालय, फिर छत्तीसगढ़ और केरल। न्यूनतम 5 राज्य हैं हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। इसमें टॉप याद किए रहिएगा। शिशु लिंगानुपात में टॉप पर है अरुणाचल प्रदेश, न्यूनतम में है हरियाणा। वहीं शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो अंडमान और निकोबार है, और न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है, ठीक है। साक्षरता दर देखिए, साक्षरता दर है 73%, जिसमें पुरुष 80.9% और महिलाएं 64.6% हैं। शीर्ष राज्यों में केरल, मिजोरम और गोवा है। न्यूनतम साक्षरता जो है वो बिहार की, फिर अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान है। शीर्ष साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो लक्षद्वीप में है, और न्यूनतम दादर नगर हवेली में। वहीं अगर पुरुष साक्षरता वाले शीर्ष राज्यों की बात करें तो केरल है, मिजोरम और गोवा, वहीं कुल साक्षरता की ही तरह। और उसी तरह महिला साक्षरता भी इजी है याद करना, उसमें भी केरल, मिजोरम, गोवा ही है, ठीक है। आपको कुल साक्षरता बोले, पुरुष साक्षरता बोले, महिला साक्षरता बोले, अगर शीर्ष पूछा जाएगा तो केरल, मिजोरम, गोवा यही है, ठीक है। वहीं न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य हैं बिहार, अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पर आ जाता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो बिहार तो है ही, लेकिन राजस्थान और झारखंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला। ये तो हमने देख लिया आपका साक्षरता दर, शिशु लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व वगैरह, ये सारी चीज़ें देख ली। अब आ जाते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, विकलांग जनसंख्या और धर्म आधारित जनसंख्या के बारे में। अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो उसमें देखिए भारत में कुल अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या है वो है 20.13 करोड़, जिसमें 10.35 करोड़ पुरुष हैं और 9.78 करोड़ महिलाएं हैं, ठीक है। 1935 भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया था, और इसका जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 341 में है, ठीक है। अनुसूचित जाति के 81.28% लोग जो है वो गाँव में रहते हैं, जिनका मुख्य आय स्रोत जो है वो कृषि है। और भारत की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जातियों की जनसंख्या जो है वो 16.6% है, ठीक है। अगर अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, यहाँ पर अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती हैं। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात जो है वो 945 है। अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात, जो कि सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है और सबसे कम मिज़ोरम में पाया जाता है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे कम जो है कुल देखा जाए और प्रतिशत वाइज भी देखा जाए तो ये मिज़ोरम में सबसे कम है, ठीक है, जो कि मिज़ोरम में कुल 0.1% अनुसूचित जाति पाई जाती है। अनुसूचित जाति के शीर्ष 5 राज्य की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और वहीं प्रतिशतता देखी जाए तो प्रतिशतता में पंजाब जो है वो नंबर 1 पे है, हिमाचल और पश्चिम बंगाल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, और अनुसूचित जाति की अगर प्रतिशतता की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पंजाब में पाई जाती है। और अनुसूचित जाति जो है सबसे कम जनसंख्या वाइज भी और प्रतिशतता वाइज भी सबसे कम मिजोरम में राज्य में पाई जाती है, ठीक। अब आगे आता है आपका अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या जो है वो 10.42 करोड़ है, जिसमें 5.18 करोड़ महिलाएं हैं और 5.24 करोड़ पुरुष हैं, ठीक है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। और
2011 की जनगणना में कुल 774 अनुसूचित जनजातियां हैं। अनुसूचित जनजाति के अगर लिंगानुपात की बात करें तो ये है 990, जो कि सबसे ज़्यादा गोवा में और सबसे कम जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इनकी सबसे ज़्यादा आबादी केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली में है। वहीं पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है। ठीक है। वहीं अनुसूचित जनजाति में जनसंख्या के शीर्ष 5 राज्यों की बात करें तो ये अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। और वहीं उनकी प्रतिशतता देखी जाए तो सबसे ज़्यादा ये लक्षद्वीप में पाई जाती हैं, फिर मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। वहीं राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत देख लेते हैं। तो देखिए ये वाला जो फैक्ट है ये आपके यूपी, पीसीएस और आरओ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि भाई आप जो है वो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और जाति का कुल जनसंख्या का प्रतिशत, तो उत्तर प्रदेश में 20.7% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, जो कि 4.13 करोड़ है, और 0.6% अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है, जो कि 11.34 लाख है। ठीक है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट हो गया आपके यूपी पीसीएस के लिए और आपके आरओ के एग्ज़ाम के लिए। अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपका बीपीएससी के लिए। ठीक है। आपका बिहार पीसीएस का भी तो एग्ज़ाम पढ़ रहा है। उसमें क्या है कि बिहार में अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है वो 1.65 करोड़ है, जो कि 15.9% है, और अनुसूचित जनजाति जो है वो 13.36 लाख है, जो कि 1.3% है। अब अगला फैक्ट है आपका उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड का प्री तो दे चुके हैं, उत्तराखंड के मेंस में काम आ जाएगा डेटा कि अनुसूचित जाति जो है वो 18.92 लाख है, जो कि 18.8% है, और अनुसूचित जनजाति जो है वो 2.91 लाख है, जो कि 2.9% है। ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं विकलांग जनसंख्या। विकलांगों की अगर बात की जाए, ठीक है, तो भारत की कुल इसमें भारत में 2.21% हैं, जिसमें 55.89% पुरुष और 44.11% महिलाएं हैं। ठीक है। इनका अनुपात जो है वो 2216 प्रति 1 लाख जनसंख्या थी। ठीक है। अगर आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की अगर बात करें, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की, तो इसके हिसाब से इसमें 21 दिव्यांग हैं, 21 प्रकार के, और सबसे ज़्यादा इनकी जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा लोग दृष्टि विकलांग में आते हैं। ठीक है। फिर और सबसे कम श्रवण में आते हैं। सबसे ज़्यादा इनकी जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा यूपी में, फिर बिहार में और पश्चिम बंगाल में। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा इसमें पुरुष पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, और सबसे कम महिला अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। और तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से अधिक हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पूरा इसके बारे में। आगे देखते हैं धार्मिक जनगणना। ठीक है। धार्मिक जनगणना की अगर बात की जाए तो प्रतिशतता हम लोग देख लेते हैं। प्रतिशतता जो है सबसे अधिक जो है इसमें हिंदू प्रतिशतता के क्रम में, हिंदू के बाद मुस्लिम के बाद आते हैं आपके ईसाई। ठीक है। उसके बाद सिख हैं, फिर बौद्ध, और फिर आते हैं जैन। ठीक है। उसके बाद 10 की वृद्धि की अगर बात की जाए तो 10 की वृद्धि का क्रम देखिए बदल जाता है। 10 की वृद्धि में सबसे ज़्यादा इसमें देख लीजिए, सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि मुस्लिम में। ठीक है। उसके बाद हिंदू के बाद ईसाई के बाद आता है सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन। वहीं लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो लिंगानुपात में सबसे अधिक होते हैं ईसाई, सबसे अधिक ईसाई हैं। ठीक है। ईसाइयों के बाद बौद्ध हैं। ठीक है। बौद्ध के बाद जैन हैं, फिर मुस्लिम, फिर हिंदू। ठीक है। ये क्रम याद कर लीजिएगा। देखिए नीचे क्रम भी दिया हुआ है, इसमें से ज़रूर सवाल आता है। ठीक है। ज़रूर सवाल आता है। सर्वाधिक जनसंख्या में हिंदू, सर्वाधिक जनसंख्या की अगर बात की जाए तो हिंदू जो हैं सबसे ऊपर, फिर मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। वहीं 10 की वृद्धि की अगर बात करें तो मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनकी 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा है, फिर हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। ठीक है। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात जो है वो
ईसाइयों में सबसे ज़्यादा है, फिर बौद्ध, जैन, मुस्लिम, हिंदू, सिख। साक्षरता की अगर बात करें तो जैन कम्युनिटी में साक्षरता सबसे अधिक है, फिर ईसाई, फिर बौद्ध, फिर सिख, फिर हिंदू, फिर मुसलमान। ठीक है। अब सभी धर्मों में महिला 10 की वृद्धि दर पुरुष से अधिक थी। सिख बौद्ध की जनसंख्या पिछले दशक में इसमें कमी हुई है। ठीक, आगे देख लेते हैं हिंदू जनसंख्या वाले शीर्ष 5 राज्य। हिंदू जनसंख्या वाले शीर्ष 5 राज्य हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात। याद रखिएगा, हिंदू जनसंख्या सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में है। हिंदू जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दादर नगर हवेली में सबसे ज़्यादा। हिंदू जनसंख्या वाले न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश तो मिजोरम है। मुस्लिम जनसंख्या वाले शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा, फिर जम्मू कश्मीर और असम। और न्यूनतम मुस्लिम जनसंख्या न्यूनतम तो मिजोरम में न्यूनतम है। ठीक है। ईसाई जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है नागालैंड में। ईसाई जनसंख्या सबसे कम बिहार में। सिख जनसंख्या सबसे ज़्यादा पंजाब में। बौद्ध जनसंख्या सबसे ज़्यादा सिक्किम में। और जैन जनसंख्या सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, टॉप याद कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट, पूरा जनसंख्या के बारे में आपने देख लिया। देश की जनसंख्या पूरी देख ली, साथ में ग्रामीण शहरी के भी तौर पे आपने देख लिया, साथ ही साथ उसके जो फैक्टर्स वगैरह थे, जैसे आपका जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, शिशु लिंगानुपात, कुल लिंगानुपात, ग्रामीण शहरी जनसंख्या के आधार पर ही, साथ ही साथ आपने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग जनसंख्या और धार्मिक आधारित जनगणना, ये सारी चीज़ें आपने कवर कर ली। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बता रही हूँ कि यूपी का भी जो जनगणना है, यूपी की जो जनगणना है उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, उसको जाके देख लीजिएगा, उसका अलग वीडियो है, प्लेलिस्ट में ऐड हुआ है। ये पूरा भारत की जनगणना थी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जाके देख लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।